हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि रॉबर्ट ई ब्राइट, ये जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कैसे नेम और फेम अचीव किया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उनके चाइल्डहुड से लेके जब तक वो ग्रेट साइंटिस्ट बने हैं तब तक उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स करे, क्या क्या डिस्कवरीज की, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक इंस्पिरेशनल स्टडी है। ये इंस्पिरेशनल स्टडी है या मैं कहूँ इंस्पायरिंग स्टडी है। किसके लिए? यंग माइंड्स के लिए, कि किस तरीके से लाइफ में अचीवमेंट्स किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर excited the scientific world with a new theory on how cell work। 22 साल की उम्र में एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर ने साइंस के वर्ल्ड को, यानी विज्ञान के संसार को क्या कर दिया था? उत्साहित कर दिया था, एक्साइटेड कर दिया था अपनी एक थ्योरी के द्वारा। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, हाउ सेल वर्क, कि सेल जो है यानी कोशिका जो है वो कैसे काम करती है। ठीक है। रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। रिचर्ड एच ई ब्राइट और उनका एक क्लासमेट, उनके कॉलेज का एक रूममेट था, उसने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था एक आर्टिकल में। और जो आर्टिकल था वो किस में छपा था? एक मैगज़ीन थी, प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इस मैगज़ीन में वो आर्टिकल छपा था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। ये पहली बार था कि इस महत्वपूर्ण साइंटिफिक जर्नल में, जर्नल मीन्स कोई भी मैगज़ीन या पेपर, तो इस महत्वपूर्ण साइंटिफिक जर्नल में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी स्टूडेंट की आर्टिकल को छापा गया था। ऐसा पहली बार हुआ था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग अ बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 and hitting a home run, making the big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat। अब ये जो पत्रिका में छपना था उनके इस आर्टिकल का, उनके लिए कैसा था? जैसे कि स्पोर्ट्स में क्या होता है कि लीग्स होती हैं। लीग्स कैसे कि जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, स्पोर्ट्स ग्रुप्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? मैच करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है, उस तरीके से। तो ये उस तरीके से था जैसे किसी ने कोई बिग लीग कर ली हो। 15 साल की उम्र में ही बेसबॉल में क्या होता है, एक हिट किया हो, बहुत ज़ोरदार हिट किया हो, और उसमें पहली बार में उन्होंने होम रन कर लिया हो। होम रन का मतलब यहाँ पर यह है कि बेसबॉल में बैट को बहुत ज़ोर से बॉल पे मारा जाता है, बॉल इतनी दूर चली जाती है कि इतनी देर में उसमें वो सारे अपने बेस कवर कर लेता है, तो उसको बोलते हैं होम रन। तो ये उनका आर्टिकल छपना एक इस तरीके से था जैसे कि स्पोर्ट में उन्होंने कोई बिग लीग की हो, या फिर 15 साल की उम्र में ही किसी ने एक होम रन ले लिया हो, होम रन बना लिया हो, इस तरीके से था। ठीक है। फॉर रिचर्ड ब्राइट it was the first in a long string of achievements in science and other fields। रिचर्ड ब्राइट के लिए उनके अचीवमेंट्स की लंबी कतार में से ये उनका पहला अचीवमेंट था। इस प्रकार इतनी बड़ी लेवल पे जाके उस मैगज़ीन में उनका आर्टिकल छपना, ये उनका पहला अचीवमेंट था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये सब कुछ स्टार्ट किसकी वजह से हुआ था? बटरफ्लाई की वजह से हुआ था। बटरफ्लाई की वजह से सब कुछ हुआ था। अब आगे बताएंगे कैसे।
एन ओनली चाइल्ड, Ebright grew up north of रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। ईब्राइट जो है अपने पापा मम्मी के सिंगल चाइल्ड थे, वो एक अकेले बच्चे थे और वो कहाँ रहते थे? नॉर्थ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया नामक जगह पे वो रहते थे। रीडिंग में रहते थे, पेंसिल्वेनिया वहाँ का स्टेट था। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर। अब वो बता रहे हैं वहाँ पर मेरे लिए करने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं। किसने बताया? ये खुद ईब्राइट बता रहे हैं। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। मैं अकेले जो है बेसबॉल या फुटबॉल तो खेल नहीं सकता था निश्चित रूप से। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। पर मेरे पास एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था कि चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर। तो उन्होंने ऐसा ही किया और ऐसा ही किया हमेशा कि उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। अब इकट्ठा क्या किया ये हम देखेंगे आगे। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. जब वो किंडरगार्टन में थे, किंडरगार्टन मीन्स 3 to 5 ईयर की एज में जब थे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें भेजा जाता है प्ले स्कूल वगैरह में, तो उसे बोलते हैं किंडरगार्टन। तो जब वो किंडरगार्टन में थे तो ईब्राइट ने क्या शुरू कर दिया था? बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। और बिल्कुल उसी डिटर्मिनेशन से, उसी दृढ़ निश्चय से उन्होंने वो सब कुछ शुरू किया था जैसे वो और सारी एक्टिविटीज़ करते थे। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वो पत्थर इकट्ठा करते थे। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होता है? रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो बहुत सालों तक ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं, है ना। आप उन्हें क्या बोलेंगे? जीवाश्म कहते हैं हिंदी में जिनको। तो उन चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे, कॉइन्स इकट्ठा करते थे, ठीक है। ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनॉमर। अब वो एक ईगर मतलब जिज्ञासु। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? एस्ट्रोनॉमर मीन्स होते हैं जो आकाश में चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि की खोज करते हैं, खगोल विज्ञानी। तो वो क्या थे? वो क्या बन गए थे? ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। वो एक जिज्ञासु खगोल विज्ञानी बन गए थे। खगोल विज्ञानी भी बन गए थे। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑन नाइट, और कभी कभी तो क्या होता था, वो स्टार्स को पूरी पूरी रात देखा करते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। पहले तो उनके अंदर क्या थी? ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा, आगे ले जाने वाली, हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा, विद अ ब्राइट माइंड, और एक ब्राइट यानी एक तीव्र मस्तिष्क के साथ उनके पास क्या थी? क्यूरियोसिटी, उनके आगे ले जाने वाली क्यूरियोसिटी थी उनके पास। ही आल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उनके पास मदर थी, एक माँ थी जो उनको एनकरेज करती थी। किस चीज़ के लिए उत्साहित करती थी? उनके इंटरेस्ट, लर्निंग का जो इंटरेस्ट था, लर्निंग मतलब सीखने का जो इंटरेस्ट था, उसको वो और ज़्यादा एनकरेज करती थी और प्रोत्साहित करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। उनकी माँ क्या करती थी? उनको ट्रिप पे ले जाया करती थी, उनके लिए टेलीस्कोप खरीद के देती थी, माइक्रोस्कोप खरीद के देती थी, कैमरा और माउंटिंग मटेरियल्स मतलब वो जो कैमरा किस पे फिट करेंगे वो सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह उनको देती थी, ठीक है, जिससे उनको मदद हो सके अपने इन्वेंशंस करने में, अपने अचीवमेंट्स करने में, ठीक है। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल। अब उनकी माँ बता रही हैं कि मैं उनकी अकेली साथी थी जब तक उन्होंने स्कूल शुरू नहीं किया था। हिज मदर सेड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उस स्कूल के बाद जो है मैं उनके फ्रेंड्स को भी घर ले आया करती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में हम लोग जो है दोनों साथ में कुछ काम करते थे। रिचीज़ वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिचीज़ वॉज इन 3rd grade। अब उनकी माँ बता रही हैं कि रिचीज़
किसके लिए बोल रही हैं वो? इब्राइट के लिए ही बोल रही हैं कि रिचीज़ जो है मेरी पूरी लाइफ था उसके पापा की डेथ के बाद। और उसके पापा की डेथ कब हो गई थी? जब वो केवल 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तभी उनके पापा की डेथ हो गई थी। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वो और उनका बेटा यानी रिची दोनों जो है अपनी हर शाम कहाँ बिताते थे? डाइनिंग रूम की टेबल पे बिताते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। अब वो कहती हैं अगर उनके पास कुछ काम करने को नहीं होता था तो मैं उसके लिए वर्क, काम जो है ढूंढ के लाती थी। नॉट फिजिकल वर्क, कोई शारीरिक काम नहीं करवाती थी कि घर का काम कराती हूँ, झाड़ू पोछा, ऐसा नहीं कराती थी। तो नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, मतलब ऐसी चीज़ें लाती थी जिससे वो कुछ सीख सकें, इस तरीके के काम उनसे करवाती थी। हिज मदर सैड, उनकी माँ ने ऐसा कहा। ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न, वो उसे पसंद भी करते थे और वो सीखना चाहते थे, मतलब उनकी हॉबी थी सीखना। एंड लर्न ही डिड, और वो सीखते थे और करते थे। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसने स्कूल में टॉप ग्रेड्स प्राप्त किए, अच्छे मार्क्स आए मतलब उनके। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, और उनकी माँ क्या कह रही थी? हिज मदर सेड, ये कह रही कि वो और बाकी चीज़ें और बच्चों की तरह ही करते थे, जैसे और बच्चे नॉर्मल जिस तरीके के काम करते हैं वो भी वैसे ही काम करते थे, लेकिन उनके जो ग्रेड्स थे वो टॉप आते थे स्कूल में। बाय द टाइम ही वॉज द 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown। और जब वो 2nd grade में थे, जब तक वो 2nd grade में आए, 2nd grade में थे, उस समय उन्होंने क्या किया कि उनके होम टाउन में जितनी स्पीसीज़ थी बटरफ्लाइज की, कितनी थी? ऑलमोस्ट कितनी बता रहे हैं वो? ऑल 25 स्पीसीज़, यानी उनके जो होम टाउन में 25 स्पीसीज़ बटरफ्लाई की पाई जाती थी, उनने वो सब कलेक्ट कर ली थी। कब? जब तक वो कहाँ थे? 2nd स्टैंडर्ड में ही थे, 2nd grade में ही थे। और ये सब उनके जो 25 बताई गई हैं स्पीसीज़, उन सब के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्शन, ही सेड। अब यहाँ पर इब्राइट बोल रहे हैं कि शायद मेरा ये जो बटरफ्लाई कलेक्शन था वो जो है बंद हो गया होता, बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तब मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों की किताब ला के दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। ये जो बुक थी उसमें ये बताया गया था कि मोनार्च बटरफ्लाई, मोनार्च क्या है? एक बटरफ्लाई का स्पीशीज़ है। तो मोनार्च बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका में आती है। तो ये जो बुक थी, इस बुक के पढ़ने से क्या हुआ कि साइंस का जो वर्ल्ड था इस ईगर यानी जिज्ञासु यंग कलेक्टर के लिए खुल गया। यंग कलेक्टर कौन है? यही मिस्टर इब्राइट। इस बुक के आने के बाद उनके लिए साइंस वर्ल्ड के रास्ते जो है खुल गए थे। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। बुक के लास्ट में रीडर से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो हेल्प करें बटरफ्लाई के माइग्रेशन की स्टडी करने में। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्चर। उन्होंने रिसर्चर से कहा था कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें, मतलब बटरफ्लाई माइग्रेट करके कहीं पहुंचती है तो उनको पकड़ें और उन पर एक टैग लगा दें कि ये इस डेट को यहाँ पहुंची। बाय डॉक्टर फेडरिक ए क्यूहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। और ये किसके द्वारा कही गई थी? कि जो डॉक्टर थे फेडरिक ए क्यूहार्ट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में थे, ठीक है, कनाडा में। Ebright's mother wrote to Dr. Quhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. Anyone who found a tagged butterfly was asked
to send to the tag to डॉक्टर क्यूहार्ट। अब देखिए क्या क्या गया इन्होंने। पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट की रिसर्चर से कि जो भी बटरफ्लाई मिले उसको टैग कर दो, ठीक है। अब उनकी माँ ने डॉक्टर क्यूहार्ट को लेटर लिखा और जल्दी ही क्या हुआ, ये जो हमारे ई-ब्राइट साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एडिसिव मतलब चिपकाने वाला टैग उन पर लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। मोनार्च मैंने बताया आपको क्या होता है। मोनार्च एक स्पीसीज़ होती है बटरफ्लाई की, तो उस पर विंग्स पे उन्होंने लगाना वो शुरू कर दिया। और क्या कहा गया उन लोगों से कि कोई भी अगर वो बटरफ्लाई टैग लगी हुई बटरफ्लाई को पकड़ता है, मिलती है उसे, तो वो क्या करे, उसको सेंड कर दे डॉक्टर क्यूहार्ट के लिए, ठीक है। क्यूहार्ट के लिए उनको आगे भेज दे उस बटरफ्लाई को, जिससे वो उस पर स्टडी कर सकें। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्टेड 6 वीक इन लास्ट समर। और बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीज़न होता था वो समर के केवल लास्ट के 6 वीक हुआ करते थे। जब समर ख़त्म होने वाली थी वो लास्ट के 6 वीक हुआ करते थे, तब उन बटरफ्लाइज को पकड़ा जा सकता था या तब वो बटरफ्लाई दिखाई देती थी, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर आप उन्हें एक एक करके पकड़ने जाएंगे तो आप बहुत सारी नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ई-ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या था ई-ब्राइट का, कि वो बहुत सारी बटरफ्लाइज को अब वहीं पर बड़ा करें। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च। उन्होंने जो है एक फीमेल मोनार्च को पकड़ा, टेक हर एग, उसके एग को लिया, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और उसको अपने बेसमेंट में जो है रेज किया, उसको बड़ा किया उसकी लाइफ साइकिल के साथ। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, एग से कैटरपिलर तक, टू प्यूपा, कैटरपिलर से प्यूपा तक, टू एडल्ट बटरफ्लाई, और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई पर तक। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो। और फिर वो क्या करते थे, जब वो बटरफ्लाई बन जाती थी तो उस पर टैग लगाते थे और उसे जाने देते। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत कई सालों तक उनका जो बेसमेंट था वो बहुत सारी हजारों मोनार्च का घर रहा था, जिसमें डिफरेंट स्टेज के डेवलपमेंट थे। मतलब कोई एग के रूप में था, कोई कैटरपिलर के रूप में था, कोई प्यूपा के रूप में था, कोई एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थे वहाँ पर, ठीक है। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। फाइनली क्या हुआ, इवेंचुअली मतलब फाइनली, मैंने जो है बटरफ्लाई को टैग करने में अपना इंटरेस्ट खो दिया, मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। इट्स टिडिशियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक। और ये बहुत थकाने वाला भी था और इसकी कोई ज़्यादा खास फीडबैक भी नहीं आ रही थी। ई-ब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, पूरे टाइम में ये सब करता रहता था। ही लाफ्ड, वो हंसने लगे। ओनली 2 बटरफ्लाई आई हैड टैग्ड वेयर रिकैप्चर्ड। वो कह रहे हैं कि मैंने जितनी सारी बटरफ्लाई टैग करी थी उनमें से केवल 2 बटरफ्लाई ऐसी थी जिनको फिर से पकड़ा गया था। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से केवल 75 माइल्स की दूरी पर ही गई थी, इससे ज़्यादा वो नहीं गई थी। इसलिए उनको मज़े नहीं आ रहे थे अब इस काम में। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered the county science fair and lost। अब जब वो 7th grade में थे तब उन्हें एक हिंट मिली कि रियल साइंस होता क्या है। जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लिया था, उसमें एंट्री की थी और वो वहाँ पर हार गए थे। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। और ये बहुत ही सैड फीलिंग थी, बहुत दुख हो रहा था उस समय, क्योंकि वहाँ पर जितने भी थे उन्होंने कुछ ना कुछ जीता था और इनको कुछ भी नहीं मिला था। तो इसलिए वो कह रहे हैं ये बहुत सैड फीलिंग थी कि हर किसी ने कुछ ना कुछ जीता है और हमें
कुछ नहीं मिला। Ebright said his entry was slides of frog tissues. उनकी जो एंट्री थी इब्राइट्स की वो क्या थी? स्लाइड्स थी फ्रॉग टिश्यूज़ की। उन्होंने फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड दिखाई थी, विच ही शोड अंडर द माइक्रोस्कोप, जो कि उन्होंने माइक्रोस्कोप पे दिखाई थी। बस इतना किया था उन्होंने। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उनको ये रियलाइज़ हुआ, उनको ये एहसास हुआ कि जो विनर्स हैं उन्हें कुछ ऐसा ट्राई करना पड़ेगा, कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। केवल सिंपली नीट यानी साफ़ सुथरा डिस्प्ले करने से कुछ नहीं होगा कि मतलब ली और स्लाइड दिखा दी, बस ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा, तब हम साइंस फेयर जीत सकते हैं। उनको अब ये एहसास हो गया था। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ईब्राइट वॉज अपियरिंग। अब रिचर्ड ईब्राइट के अंदर ऑलरेडी वो कम्पिटिटिव स्पिरिट जग चुकी थी, है ना। कैसी भावना? कंपटीशन की भावना उनके अंदर आ गई थी, वो प्रकट हो गई थी, अपेयरिंग हो गई थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। अब कहते हैं मैं जानता हूँ कि नेक्स्ट ईयर के फेयर में मैं कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा। अब ये किसने कहा? ईब्राइट ने कहा। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क I had been doing in the past several years। और सब्जेक्ट क्या होगा, विषय क्या होगा कि जिस विषय के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो क्या है? इंसेक्ट, जो पिछले कई सालों से जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। सो ही रोट टू डॉक्टर क्यूहार्ट फॉर आइडियाज़। उन्होंने डॉक्टर क्यूहार्ट को आइडियाज़ के लिए लेटर लिख दिया। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और जो है जब वापस आया, लौट के उसका जवाब आया, तो उनके बहुत सारे स्टैक यानी बहुत सारा ढेर आ गया उनके पास सजेशंस का एक्सपेरिमेंट के लिए कि आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दोज केप्ट ईब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स ऑफ काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स का आया था सजेशन का स्टैक, इसने उनको बिजी रखा पूरे उनके हाई स्कूल में, और आगे बढ़ाया किसके लिए? इस एक्सपेरिमेंट को वो करते गए तो उनके प्राइज़ मिले, उनको प्राइज प्रोजेक्ट काउंटी जो फेयर हुआ था उसमें, इंटरनेशनल फेयर में उनको साइंस के फेयर्स में प्राइज़ मिलते गए। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, अब उनका 8th ग्रेड में जब वो थे तब उनका प्रोजेक्ट क्या था? ईब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स। उनका प्रोजेक्ट ये था कि उन्होंने ये जानने की कोशिश कर रहे थे, वो इस कारण को जानना चाहते थे कि वो कौन सा वायरल डिजीज़ है जिसकी वजह से मोनार्च के जो कैटरपिलर होते हैं वो हर कुछ साल के बाद मर जाते हैं, है ना। क्यों इतने जल्दी, किस तरीके से मर जाते हैं, वो इस पर खोज करना चाह रहे थे, कौन सा वायरल है ना। ईब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरीड बाय आ बीटल। ईब्राइट ये सोचते थे कि ये जो डिजीज़ है वो बीटल के वजह से आती थी, बीटल लेके आता था इस डिजीज़ को, ऐसा उनका मानना था। ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उन्होंने क्या ट्राई किया कि उन्होंने बीटल की प्रेजेंस में कैटरपिलर को बड़ा किया। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, मुझे कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला। ही सैड, उन्होंने कहा, बट आई वेंट अहीड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने इस एक्सपेरिमेंट को जो मैंने किया इसको मैंने दिखाया और इस बार मैं जीत गया। इस बार वो जीते, अपने इस एक्सपेरिमेंट से वो अपने कंपटीशन में जीत गए। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च। अब नेक्स्ट ईयर का जो उनका साइंस फेयर था उसमें उनका प्रोजेक्ट ये था कि एक थ्योरी थी कि जो वाइसरॉय स्पीशीज़ होती है बटरफ्लाइज की, वो कॉपी करती है मोनार्च बटरफ्लाइज की। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्च बिकॉज मोनार्च डजंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स।
और थ्योरी क्या थी वो, कि जो है वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है मोनार्च की कॉपी इसलिए करती है कि जो बर्ड्स होती हैं वो मोनार्च को नहीं खाती हैं, क्योंकि मोनार्च का टेस्ट जो है बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता है। वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और दूसरी तरफ जो वाइसरॉय स्पीसीज होती है उसका टेस्ट बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च द लेस लाइकली दे आर टू बिकम आ बर्ड्स डिनर। अगर वो ज़्यादा बिल्कुल उसके जैसे दिखेंगी, मोनार्च के जैसी दिखेंगी, वाइसरॉय स्पीसीज अगर मोनार्च के जैसी दिखेगी तो वो उसका डिनर नहीं बन पाएंगी, किसी बर्ड का डिनर नहीं बन पाएंगी, वो बच जाएंगी, है ना। इसलिए वो ये थ्योरी थी कि जो वाइसरॉय स्पीसीज़ होती है वो मोनार्च स्पीसीज़ की कॉपी इसलिए करती है ताकि बर्ड का डिनर ना बन पाए, बर्ड उसे ना खा पाए, है ना। ऐसी थ्योरी थी। अब इस पे उन्होंने रिसर्च की कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है, ठीक है। ईब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्च। उन्होंने प्रोजेक्ट्स था उनका, उन्होंने क्या देखा कि जो है बर्ड्स उसको मोनार्च को खाती हैं। ही फाउंड दैट आ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। जो स्टार्लिंग बर्ड होती है वो ऑर्डनरी बर्ड फूड को नहीं खाती है। इट वुड बीट ऑल द मोनार्च इट कुड गेट, और उसे जितनी भी मोनार्च मिलती हैं उनको वो खा जाती है। ये उन्होंने स्टडी किया, ये उन्होंने साबित कर दिया। ईब्राइट सेड लेटर रिसर्च by other people showed that viceroys probably do copy the monarch। और उन्होंने बताया ईब्राइट ने कि बाद में जो रिसर्च हुई उनमें लोगों ने ये पाया कि वाइसरॉय स्पीसीज जो है वो कॉपी करती है मोनार्च को, ये सही है। लेकिन इसलिए कॉपी करती है कि ताकि बर्ड से ना खाएं, ऐसा गलत था, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल द काउंटी साइंस फेयर। और उनका ये जो प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट आया जूलॉजी डिवीज़न में और थर्ड ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में आया। आगे देखिए, इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल। अब उनकी हाई स्कूल का सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर हाई स्कूल का था वो था 9th और सेकेंड ईयर हाई स्कूल अब इनका 10th। तो इन हिज सेकेंड ईयर हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अब उनके सेकेंड ईयर जो था हाई स्कूल का, उनकी रिचर्ड ई ब्राइट का, उन्होंने क्या एक और रिसर्च करना शुरू करी, एक और डिस्कवरी करी कि जो है एक अननोन इंसेक्ट्स के हार्मोन को उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस रिसर्च ने उनकी सेल की जो थ्योरी थी उसको आगे बढ़ाने में मदद की, ठीक है। लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल। लाइफ ऑफ सेल की जो उनकी नई थ्योरी थी इस रिसर्च को आगे बढ़ाने में ये जो इंसेक्ट के हार्मोन की जो उन्होंने स्टडी की थी उसने मदद की, ठीक है। इंसेक्ट हार्मोन की जो स्टडी थी इनडायरेक्टली इस स्टडी ने मदद की कौन सी थ्योरी में, द लाइफ ऑफ सेल्स वाली थ्योरी में, ठीक है। द क्वेश्चंस ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्च प्यूपा। अब क्वेश्चन ये था उनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर बहुत सिंपल था। उनका क्वेश्चन क्या था कि वो जो प्यूपा होता है, बटरफ्लाई का जो प्यूपा होता है उस पर 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे से गोल्ड स्पॉट होते हैं 12 मोनार्च प्यूपा पर। तो उनका क्या काम है, क्यों है वो, ये उनकी बेस था उनकी इस रिसर्च का। उसका काम क्या है, क्वेश्चन ये था। एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। हर कोई ये मानता था कि ये जो स्पॉट्स हैं वो बस ऑर्नामेंटल हैं, यानी सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए। ई ब्राइट सेड बट डॉक्टर यू कांट
डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर यूकार्ट जो थे वो इस पर बिलीव नहीं करते थे, वो ऐसा नहीं मानते थे कि ये सिर्फ सजावट के लिए है। टू फाइंड द आंसर, ई ब्राइट एंड अदर excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। तो इसका आंसर पाने के लिए, इसका आंसर खोजने के लिए सबसे पहले ईब्राइट और दूसरे एक्सीलेंट यानी इंटेलिजेंट जो साइंस के स्टूडेंट थे, उन सब ने सबसे पहले क्या किया, एक डिवाइस बनाई ये दिखाने के लिए कि ये जो छोटे छोटे से गोल्ड स्पॉट्स हैं वो क्या करते हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो हार्मोन है वो बहुत ज़रूरी है बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए। इसको दिखाने के लिए उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी। दिस प्रोजेक्ट won E. Bright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair। ये जो प्रोजेक्ट था उनका ई ब्राइट का, इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला काउंटी फेयर में, और उनको एंट्री कहाँ मिल गई, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पर उन्होंने इसी प्रोजेक्ट के लिए जूलॉजी में थर्ड पाया, थर्ड प्लेस मिला उनको। ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी टू द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और साथ ही उनको ये चांस दिया गया कि वो कहाँ अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान गर्मियों में क्या करें, एटमोलॉजी लेबोरेटरी। एटमोलॉजी लेबोरेटरी क्या होती है, ये इंसेक्ट्स के ऊपर जो रिसर्च करती है, वहाँ पर काम करने के लिए उन्हें मौका मिला। उस लेबोरेटरी का नाम क्या था, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। एज अ हाई स्कूल जूनियर, एज हाई स्कूल जूनियर क्या है, अब उनकी 11वीं क्लास आ गई। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्च प्यूपा, और 11वीं हाई स्कूल जूनियर में भी उन्होंने कंटिन्यू रखा अपना इस मोनार्च प्यूपा के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। इस बार उनके इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज़ मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में। इनको अनदर चांस दिया गया, एक और चांस दिया गया कि वहाँ पर जाके जो है ये क्या करें, मतलब इंटरनेशनल साइंस फेयर में इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला, और एक अनदर चांस क्या दिया गया कि ये काम करें आर्मी लेबोरेटरी में ड्यूरिंग द समर, समर के दौरान आर्मी लेबोरेटरी में जाके काम करें। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट टू स्टेप फर्दर, और अपने सीनियर ईयर में यानी 12th में आने के बाद उन्होंने अपने कदमों को और आगे बढ़ाया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्च विंग इन अ कल्चर and showed that the cell would divide and develop into normal butterfly wings scale only if they were fed the hormone from the gold spots। और सीनियर में आके उन्होंने क्या बता दिया कि उन्होंने क्या बताया कि मोनार्च विंग्स इन अ कल्चर, कि एक कल्चर में उन्होंने क्या बताया कि मोनार्च विंग जो है, मोनार्च जो स्पीशीज़ है उसके विंग्स डेवलप होते हैं उस सेल्स की वजह से, और वो सेल्स में हार्मोन्स जो होता है वो कहाँ से आता है, वो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, टिनी गोल्ड स्पॉट जिस पर रिसर्च चल रही थी, ठीक है। सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स ओनली इफ़ दे वर फेड द हार्मोन। अगर उनको हार्मोन दिए जाएं, उस हार्मोन की वजह से ही गोल्ड स्पॉट में जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन की वजह से ही बटरफ्लाई में विंग्स में जो स्केल्स बनते हैं, जो धारियां बनती हैं, वो सिर्फ उसी की वजह से होता है, यानी वो फुल डेवलपमेंट उसका उसी हार्मोन्स की वजह से ही होता है। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी, इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज़ पाया एंड द इंटरनेशनल फेयर, और एट द इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी में वो फर्स्ट प्लेस पे रहा ये प्रोजेक्ट उनका। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग द फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपना जो समर का समय था वो उन्होंने कहाँ बिताया, आर्मी लेबोरेटरी में और द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में।
द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज freshman year at Harvard University, E. Bright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. और इन समर के आगे, इन समर से भी बाद में, उनकी फ्रेशमैन ईयर्स के बाद, फ्रेशमैन ईयर्स यानी ग्रेजुएशन की जो फर्स्ट ईयर थी, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी फ्रेशमैन ईयर करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो ई ब्राइट जो है वापस गए उस लेबोरेटरी में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, और उन्होंने और ज़्यादा काम किया हार्मोन्स के ऊपर, जो गोल्ड स्पॉट्स में से जो हार्मोन निकलता है उसके ऊपर उन्होंने और ज़्यादा काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत और ज़्यादा डेलिकेटेड स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको यूज़ किया। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उसमें वो इसमें सफल हो गए कि उस हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर होता क्या है, ये उनको पता लग गई। A year and a half later during his जूनियर ईयर, उनकी 1 साल और अपने जूनियर ईयर्स की एक आधी साल, ई ब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। ई ब्राइट को आइडिया आया अपनी इस न्यू थ्योरी का जो सेल लाइफ के बारे में थी। इट केम while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of the hormone, और ये आइडिया उन्हें तब आया जब वो देख रहे थे एक्सरे फ़ोटो देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स का, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स का जब एक्सरे फ़ोटो देख रहे थे तब उन्हें ये आइडिया आया था। व्हेन ही सॉ दोज फोटो, ई ब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। जब उन्होंने उस फोटो को देखा तो उन्होंने बिल्कुल नहीं चिल्लाया कि यूरेका मीन्स होता है ये मुझे मिल गया, इस तरीके से खुश होते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। और इवन आई हैव गॉट इट, और ना इतना कहा कि मैंने ढूंढ लिया, बट ही बिलीव दैट, लेकिन उन्हें विश्वास था, अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन्स, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। लेकिन उन्हें विश्वास था कि इन फोटोज़ जो उन्हें देख रहे हैं उससे उन्हें हार्मोन्स के बारे में जो बायोलॉजी का पजल है उसका आंसर इनको मिल गया है। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, सेल को कैसे रीड किया जा सकता है उसके ब्लूप्रिंट से, और उसका ब्लूप्रिंट क्या है, डीएनए। डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। डीएनए क्या है, एक सब्सटेंस है न्यूक्लियस ऑफ द सेल का न्यूक्लियस है, सब्सटेंस है दैट कंट्रोल हेरिडिटी, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है कि कौन सा गुण आपके पेरेंट्स से आप में आएगा, या किस प्लांट्स या एनिमल्स में कौन सा गुण किससे किस में जाएगा, ये क्या डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करता है ये। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, वो सेल के फंक्शन को डिटरमाइन करता है, कौन, डीएनए। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और इसीलिए डीएनए जो है लाइफ का ब्लूप्रिंट है। ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। ई ब्राइट और उनके कॉलेज के एक रूममेट जेम्स आर वोंग पूरी रात जो है काम करते रहे, उन्होंने पिक्चर्स ड्राइंग की और प्लास्टिक के कुछ मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के, और ये दिखाने के लिए कि ये वर्क कैसे करता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उन दोनों ने मिलके एक लेटर लिखा जिसमें ये बताया, उनने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि ये वर्क कैसे करता है। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड ई ब्राइट ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1.510। अब वो कह रहे हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो लोग उन्हें जानते हैं
उनके लिए भी कि रिचर्ड ई ब्राइट ने अपना ग्रेजुएट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट मार्क्स से पास किया ऑनर्स में, और उनकी सेकंड क्लास आए, मतलब वो सेकंड उनकी रैंक आई उसमें, और क्लास में स्टूडेंट कितने थे 1.510। ई ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। ई ब्राइट जो है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर बन गए। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वो वहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि थ्योरी प्रूव्स करेक्ट साबित होती है, सही साबित होती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगी, बहुत बड़ा कदम होगा लाइफ के प्रोसेस को समझने के लिए। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़, और ये भी हो सकता है कि ये इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ जाए कि किस तरीके से कुछ डिजीज़ को या कुछ टाइप के कैंसर्स को कैसे क्योर किया सकता है, इस बारे में भी पता लग सकता है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब कुछ हो पाया सिर्फ किसकी वजह से, ई ब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उनके साइंस की, विज्ञान के प्रति जो उनकी क्यूरियोसिटी थी, उनकी जो जिज्ञासा की, उसके कारण ये सब कुछ हो पाया। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्च प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। उनकी हाई स्कूल की वो रिसर्च जिसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ मोनार्च के जो स्पोर्ट्स हैं प्यूपा के, उसको उसके बारे में जानना, जो कि फाइनली क्या हुआ, कहाँ तक आगे बढ़ गई, थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ, थ्योरी अबाउट सेल लाइफ के तक वो इनकी रिसर्च आगे बढ़ गई। Richard E. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. रिचर्ड ब्राइट जो थे वो शुरू से ही इंटरेस्ट था उन्हें साइंस में। जब उन्होंने पहली बार कलेक्शन करना शुरू किया था किसका, बटरफ्लाई का, पर वो साइंस में इतना डीपली भी नहीं घुसे हुए थे कि उन्हें और किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही ना हो, ऐसा नहीं था। ई ब्राइट आल्सो बिकम आ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर, वो एक अच्छे डिबेटर भी बने और एक पब्लिक स्पीकर भी बने, एंड अ गुड कनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और वो एक गुड कनोइस्ट थे। कनोइस्ट मीन्स होता है एक छोटी बोट, है ना, तो छोटी बोट को अच्छे से चलाने वाले एक गुड कनोइस्ट भी बने, और वो ऑल राउंडर थे, यानी वो सब तरफ, केवल एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, ऑल राउंडर आउटडोर पर्सन थे। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और पर्टिकुलरली नेचर के, प्रकृति के और साइंटिफिक एग्जिबिट्स के फ़ोटो बहुत अच्छे खींचते थे, मतलब वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट वाज अ स्ट्रेट स्टूडेंट, मतलब वो ए ग्रेड के स्टूडेंट थे। अपने हाई स्कूल में रिचर्ड ई ब्राइट ए ग्रेड के स्टूडेंट थे, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि लर्निंग उनके लिए बहुत ईजी थी। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। तो जब उनके लिए पढ़ाई इजी थी तो अपनी बहुत सारी एनर्जी उन्होंने किधर की तरफ टर्न कर दी, डिबेट्स के लिए। वो अच्छे डिबेटर भी थे, तो डिबेटिंग, लर्निंग, ये सब वो करते थे, है ना। डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब के लिए डिबेट किया करते थे। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उन्होंने टू एडमायर रिचर्ड ए वीहर, हिज सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स। उनके एक एडमायर भी थे जो उनकी तारीफ़ किया करते थे, वो कौन थे, रिचर्ड के सोशल स्टडी के टीचर थे। वीहर, उनका नाम क्या था, वीयर,
वेयर उनका नाम था, सोशल स्टडी के टीचर थे। वो केवल उनके टीचर ही नहीं थे, वो उनके एडवाइज़र भी थे। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। मिस्टर वेयर मेरे लिए उस समय के परफेक्ट पर्सन थे। ये कौन बोल रहा है? ये रिचर्ड खुद बोल रहे हैं। ही ओपन माई माइंड एंड माइंड टू न्यू आइडियाज़, ई ब्राइट सेड। ई ब्राइट ने कहा कि उन्होंने मेरे माइंड को खोल दिया नए आइडियाज़ दे दे के, है ना। मेरे मस्तिष्क का विकास उन्हीं की वजह से हुआ, उन्होंने अच्छे अच्छे नए नए आइडिया दिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। अब वो बता रहे हैं कि रिचर्ड जो है हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देता था, नहीं अब जो है एक्स्ट्रा कार्य करता था, हमेशा प्रयत्न उसके कैसे होते थे? एक्स्ट्रा होते थे। मिस्टर वीवर सैड what pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his researcher with butterflies and his other interests। वो क्या बता रहे हैं कि जो है उसके एक्स्ट्रा एफर्ट क्या थे, कि वो क्या करता था। मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती थी उसकी, कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो एक्स्ट्रा 3 और 4 घंटे देता था डिबेट के लिए, केवल डिबेट की तैयारी के लिए। किसके अतिरिक्त? अपनी रिसर्च के अतिरिक्त। वो जो रिसर्च बटरफ्लाई कलेक्टिंग करता था या और जो उसके इंटरेस्ट थे उसके अतिरिक्त केवल डिबेट के लिए ही 3 से 4 घंटे वो दिया करता था। रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव। रिचर्ड क्या था? एक कम्पिटिटिव था। कम्पिटिटिव मीन्स होता है वो कैसा था कि जो दूसरों से कंपटीशन करता हो, है ना, प्रतिस्पर्धा जिसमें होती हो, प्रतिस्पर्धा करने वाला था। मिस्टर वेयर कंटिन्यूड। मिस्टर वेयर ने आगे कहा बट नॉट इन अ बैड सेंस। लेकिन उसका जो प्रतिस्पर्धा थी, कंपटिटिव मैनर था उसका, कोई गलत सेंस में नहीं था, बैड सेंस में नहीं था। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया। रिचर्ड वॉजन इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग्स टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड जो है का इंटरेस्ट ऐसा नहीं था कि उसे जीतना है, जीतने के लिए जीतना है या केवल प्राइज़ के लिए जीतना है, उसका ऐसा नहीं था। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो इसलिए जीतना चाहता था कि वो जो भी करे वो अच्छे से अच्छा काम करके दे सके, अच्छा काम कर सके, इसलिए वो जीतता था। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। और यही उसका राइट रीज़न था बेस्ट होने का। वो उस केवल क्या क्या चाहता था कि वो बेस्ट हो सके। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये एक इंग्रेडिएंट्स है, एक सामग्री है एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी। आप स्टार्ट करो कैसे माइंड से? एक तीव्र माइंड से जो बिल्कुल सही दिशा में जाए, एंड क्यूरियोसिटी और एक जिज्ञासा हो, एंड मिक्स इन द विल टू विन। और उसे मिक्स करो एक ऐसी इच्छा में, जीतने की इच्छा में। फॉर द राइट रीज़न, और एक सही रीज़न के लिए, सही कारण के लिए। ई ब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। ई ब्राइट में ये सब क्वालिटीज़ थी। फॉर द टाइम द बुक द ट्रेवलर्स ऑफ मोनार्च एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और वो जो समय था जिस समय वो बुक आई थी उनके पास, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, उसने उसके लिए संसार का, विज्ञान के संसार के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। रिचर्ड ईब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। रिचर्ड ईब्राइट ने अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को कभी भी नहीं खोया। तो ये हुआ इसका लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अगर हम इस चैप्टर को कुछ पॉइंट्स में समराइज़ करें तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? ई ब्राइट्स अचीवमेंट्स एट यंग एज, उसकी यंग एज में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए। ई ब्राइट एज अ चाइल्ड, एज अ कलेक्टर ऑफ थिंग्स, ई ब्राइट्स एंड हिज मदर, ई ब्राइट्स कलेक्शंस, ई ब्राइट्स गेट्स अ बुक, टैगिंग ऑफ बटरफ्लाइज, ई ब्राइट रेयर बटरफ्लाइज, है ना। और क्या कर सकते हैं? डिसाइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट,
है ना, हिज रिसर्च, जो रिसर्च थी उनकी उसके बारे में बता सकते हैं। हिज थ्योरी ऑन बटरफ्लाई, और क्या कह सकते हैं, और बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से, अबाउट डीएनए, हम डीएनए के बारे में जो उन्होंने बताया उसके बारे में बता सकते हैं। पेपर अबाउट द एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग द थ्योरी, एडवांटेज ऑफ द थ्योरी, ईव राइट, अदर इंटरेस्ट भी बता सकते हैं हम इसमें। ईव राइट एंड हिज टीचर, उनके टीचर ने उनके बारे में क्या कहा था। थिंग्स विच मेक अ साइंटिस्ट। तो इन पॉइंट्स में हम इस चैप्टर को समराइज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।